सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो निहायत ही खतरनाक है। 24 घंटे से ज्यादा पहले रात के पहर हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर तकरीबन ऐसा तहलका मचाया कि पूरी दुनिया ना सिर्फ हैरान रह गई लेकिन सकते में रह गई, स्टन्ड एंड शॉक्ड। उनकी पूरी बाड़ें तोड़कर, उनके अंदर घुसकर, उनको मारकर, रॉकेटों से हमले कर 600 से ज्यादा अफराद अब तक कह रहे हैं हलाक हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। उनके रिटायर्ड और हाजिर फौजी अफसरान को, उसके साथ साथ सिविलियंस को और बहुत सारे लोगों को यरगमाल बना के वापस हमास फलस्तीन में वापस उनके सोल्जर्स दाखिल हो गए। जब तक इजराइल ने रिटेलिएट किया, उसके बाद उन्होंने वापस रॉकेटों से फायर करके फलस्तीन और में तबाही मचाई। और अब आने वाली खबरें उससे ज्यादा भी खतरनाक है कि उनके वजीर आजम ये कह रहे हैं कि हमास के साथ साथ उनके ठिकानों को और उसके साथ साथ फलस्तीन की जो गाजा की स्ट्रिप है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। इस अफरा तफरी में इजराइल के लोग भाग रहे हैं, एयरपोर्टों पे इमरजेंसी है, रॉकेटों की बरसात एक दूसरे पर जारी है और पूरी दुनिया सकते में जा चुकी है। अगर यहाँ से जंग का आगाज होता है तो मिडल ईस्ट में लगी हुई पहले ही बेशुमार जो इस वक्त मैं कहूंगी जो एक मुश्किलात का सिलसिला है वो बढ़ता ही जाएगा। लिबिया का फ्लड हो, मोरक्को का जिलजिला हो, सीरिया की वॉर हो और इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, पूरी दुनिया हैरान हो गई। यूएन का इजलास, ओआईसी का इजलास, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कुवैत, कतर, तुर्किया, भारत, पूरी दुनिया से बयानात आने लगे। इस बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टोरी पर हम बात करेंगे। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं एजाज चौधरी साहब और मैं चाहूंगी कि इसका आगाज हम उनसे करें और उनसे उनकी कि डेकेड्स में होने वाला ऐसा हमला, पहले स्कर्मिशेस और एक दूसरे पे हमलों की इतलात और जख्मियों की इतलात आती रही, लेकिन एजाज चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इस डेवलपमेंट स्टोरी पे मुझे थोड़ा सा आपसे जरा तफसील में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने तो पिछले 20-30 साल में ये कार्रवाई नहीं देखी जो हुई। अब ये बहुत बड़ा, आज का जो पहले तो कल शॉक एंड ऑ था, आज एक और बहुत बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया की मीडिया उठा रही है, इंक्लूडिंग ourselves, कि इतना बड़ा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर, हाउ एग्जैक्टली इज दिस पॉसिबल? इजरायली इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस क्या खामोश तमाशाई रही जब ये सब कुछ होता रहा? इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ अगर हमास घुसा तो ये एक रात की प्लानिंग नहीं, इसके पीछे दिनों की, महीनों की जद्दोजहद और प्लानिंग होगी। जी, मेरे ख्याल में इस वक्त पिछले कई महीनों से सारी तवज्जो उस अमल पर थी, इस प्रोसेस पे थी जो अब्राहम अकॉर्ड से शुरू हुआ कि अब इज़राइल के साथ अरब ममालिक के आपस में ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए। और आपने देखा कि जब इज़राइल के वज़ीर आज़म ने वहाँ तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, उस वक्त भी उन्होंने बड़ा इसका चर्चा किया कि अब एक मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने जा रहा है और सऊदी अरब के साथ तो अगर हमारा समझौता हो गया तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा अब ये खित्ता तब्दील हो जाएगा। उस वक्त में किसी का मेरे ख्याल में इस पे ध्यान नहीं गया कि हमास क्या तैयारी कर रहा है या उसकी इंटेलिजेंस फेलियर तो यकीनन है, लेकिन आई थिंक दे हैड लोअर्ड देयर गार्ड्स और उनका ये ख्याल नहीं था कि इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त सऊदीज़ अमरीकियों के थ्रू इजराइली से ये नेगोशिएट कर रहे थे कि पैलेस्टीन स्टेट वाला फार्मूला है उसके तहत क्या क्या हो सकता है। लेकिन जब इन्होंने अपनी तकरीर की उसमें मेरे ख्याल में बहुत इश्तियाल अंगेजी से काम लिया। एक तो जो नक्शा उन्होंने वहाँ दिखाया उसमें गाजा और ये इजराइल जो पैलेस्टीन जो वेस्ट जॉर्डन का एरिया वो दिखाया ही नहीं और सब इजराइल दिखाया। और दूसरा बड़ा जारहाना उनका अंदाज था कि जैसे वो एक फातिहाना किस्म का एक नया मिडल ईस्ट बना रहे हैं।
ऐसे में एक ऐसा फ़लस्तीनियों को तो यही महसूस हुआ होगा, और खुसूसन हमस को, ये बिल्कुल हमें ख़त्म करने जा रहे हैं और अरबों को इन्होंने कर लिया। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में हमस ने सोचा कि आज अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कोई किसी किस्म की जगह नहीं होगी। जी अच्छा, ओके एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने के लिए। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंगली आप ठीक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की मीडिया ने इसको इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं दी, तो कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उनकी तकरीर का हिस्सा था मिडल ईस्ट से कंसर्न, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन देखिए, इससे पहले अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, कुछ ममालिक तो ऑलरेडी उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है वो बहाल कर चुके हैं, और ये बात भी पूरी दुनिया को मालूम है कि बैकग्राउंड डायलॉग तो हर जगह चल रहा है। लेकिन उस और एंड आई एम श्योर के फलस्तीन को, हमास को, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी ये पता होगा, बट लेट्स अज्यूम कि दे डिड लोअर देयर गार्ड्स फॉर अ व्हाइल, बट इस किस्म के हमले के लिए एक भरपूर तैयारी की जरूरत। आपको लगता है कि हमास इतना फुली इक्विप्ड था जिस लेवल की तबाही उन्होंने मचाई है? लेकिन सेकेंडली, अब इसके बाद क्या होगा? अब तो चलें, एक कह रहे हैं ना कि एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ इजराइल जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो प्रिजनर्स ले गए हैं हमास वाले, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हम पे हमला करते हैं या हमें मजीद खत्म करने की कोशिश करते हैं तो देयर विल बी अ नेगोशिएशन, एंड जितने प्रिजनर्स हैं वो हमने जगह जगह फलस्तीन में छुपा दिए हैं, जगह जगह पॉइंट्स पे। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है पूरे खत्ते में। जी, बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, लेकिन हमास की अगर आप तारीख देखें तो वो बिल्कुल तन्हा नहीं है। ईरान तो बहुत उनका हमायती भी है, उनकी इमदाद भी करता रहा है, उसके अलावा कतर भी करता है, और तुर्किया भी काफ़ी हद तक करता है। फिजिकली इतनी इमदाद नहीं देते लेकिन सपोर्ट ज़रूर करते हैं उनको। इसलिए ये बात नहीं है कि हमस बिल्कुल अकेला है, उसकी कोई ना कोई फिजिकल मदद उसको मिलती रहती है। और फिर ये देखें, ये आप जो उस तरफ जाना चाह रही हैं कि जी अब आइंदा आगे की तरफ क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि पहला वार तो हमस ने कर दिया, लेकिन क्या इजराइल इससे ज्यादा कारी वार नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, तो बहुत सारा खून बहेगा। और ये आपकी बात सही है कि जी वो नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेगोशिएशन से पहले मेरे ख्याल में इजराइल हर वो काम करेगा जिससे अपर हैंड उनका आ जाए नेगोशिएशन में। इसलिए मुझे तो लगता है कि एकदम से नेगोशिएशंस नहीं होंगी, बल्कि खासतौर आपने देखा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी बड़ी हमायत का ऐलान किया है इजराइल की। बिल्कुल। तो जी, इस वक्त जो इसका जो नतीजा निकलेगा, मुझे नहीं पता कि हमास ने उसके ऊपर गौर किया कि नहीं, कि उनकी अपनी कितनी जानें जाया जाएंगी। ये यकीनन वो डेस्परेट एक हुए हैं और उनको ये ख्याल आया कि हमें इस पीस प्रोसेस सारे में तो शामिल ही नहीं किया जा रहा, ना हमसे पूछा जा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने भी ये इंतहाई इकदाम उठाया है। लेकिन उसके रद्द अमल में बहुत ही ज़्यादा मुझे तो लग रहा है, खदशा है कि बहुत ही ज़्यादा खून बहेगा, और उसके बाद वो अमल शुरू होगा जो आप फरमा रही हैं कि जिसमें कोई नेगोशिएशंस जो हैं वो आएंगी। अब मसला इस वक्त ये है कि इजराइल जो है वो खुसूसन नेतन्याहू साहब जो हैं वो हमेशा से फ़लस्तीनियों को एक तो उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। एक तरफ दरियाए उर्दन के मगरबी इलाके में कुछ लोग हैं और कुछ यहाँ गज़ा की पट्टी में हैं, और ऊपर से सेटलमेंट्स बनाई हुई हैं। तो ऐसे जैसे कैद खाना सा उनके लिए बनाया है। स्टेट वाली तो सूरत हाल ही नहीं है। और जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की उसके बाद तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि वो टू स्टेट की बात नहीं कर रहे, एक स्टेट की बात। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। लास्ट कमेंट में आपसे ये लेना चाहूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको लग रहा है कि अब ये फुल स्केल वॉर होगी या कहीं नेगोशिएशन की गुंजाइश बनेगी? क्योंकि अगर ये फुल स्केल वॉर होती है तो फिर तो ये पूरे खत्ते में फैल जाएगी और फिर ये इसके नताइज बहुत ही खराब होंगे। रशिया, यूक्रेन, सीरिया, इराक और उसके बाद ईरान के साथ मजीद यूएस के कशीदा ताल्लुकात, तो ये तो बहुत खराब हो जाएंगे हालात इस इलाके में। जी, मैं फुल स्केल वार नहीं देख रहा। मेरा नहीं ख्याल कि अरब ममालिक इस वक्त इजराइल के साथ जंग करने के मूड में हैं, लेकिन दबाव जरूर पड़ेगा और इसलिए नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा मामला।
बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब से हम मौक़िफ़ ले रहे थे। उन्होंने ये कि वॉर नहीं देखते, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर तबाही देखते हैं। हमारे साथ शरियार महर साहब ने ज्वाइन किया हमें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। उससे पहले आप जानते हैं कि उनका एक बड़ा अपना पॉलिटिकल और सियासी कद रहा है, ऑपोजिशन लीडर भी रहे हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर एनालिस्ट है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक एक कमेंट आप लोगों से पॉलिटिकली लूंगी, बिकॉज तमाम मुल्क की जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सरबराहों ने इस हवाले से बड़ी बयानात भी दिए हैं, और उसके साथ साथ इस कशीदगी पर अपना रद्द अमल भी दिया है। शरियार, आप काफी देर से वेट कर रहे थे, आपने एजाज चौधरी साहब की गुफ्तगू भी सुनी। अच्छा, सियासी गुफ्तगू भी हम शुरू करेंगे, लेकिन इस वक्त जो खत्ते में ये कशीदगी है, आप इसको किस तरह देखते हैं? मतलब है इसका जो फॉल आउट इफेक्ट होगा वो तो सब जगह होगा और बहुत बुरा होगा अगर इसको अभी इस वक्त रोकने की कोशिश ना की वर्ल्ड पावर्स ने मिलकर। जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये जो फ़लस्तीन और इज़राइल वाला, हमास वाला आया है सामने वाक़या, एज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान, हमारी लीडरशिप तो ऑलरेडी उस पर अपने कमेंट्स दे चुकी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो हालात हैं, वी आर नॉट इवन श्योर कि क्या ये एक्चुअली हमास ने अटैक किया है या कोई इस लेवल का बड़ा प्लान बनाया गया है कि सिंपैथी गेन करने के लिए पूरी दुनिया की इज़राइल ने खुद ही कोई ऐसा ड्रामा रचाया हो जिससे कि फॉर वंस एंड ऑल फ़लस्तीनियों को ख़त्म किया जाए, उसके लिए एक रीज़न बनाई जाए, एक वजह बनाई जाए। तो इस डायरेक्शन में एनालिस्ट को ज़रूर दिया, और मैं ये समझता हूँ कि आजकल पसे पर्दा जितनी चीज़ें चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, इज़राइल की इंटेलिजेंस, इज़राइल में ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। और अगर कोई ऐसी कोई वॉरफेयर, इंटेलिजेंट वॉरफेयर होती तो फिर हम समझ सकते कि जी हमास इतनी वैल्यू इक्विप्ड है। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि किसी भी बड़े मसले को उजागर करने के लिए और उसका हल निकालने के लिए कभी कभी ख़ुद मसला क्रिएट किया जाता है। तो हो सकता है कि ये एक मसला ख़ुद क्रिएट किया गया है इज़राइल की तरफ से, ताकि फॉर वंस एंड ऑल हम फ़लस्तीन को ख़त्म कर सकें और सिंपैथीज़ गेन कर सकें वर्ल्ड की। तो ये एक पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि पॉसिबिलिटी है। शरियार, एक्चुअली यू नो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, और यही मैं एजाज चौधरी साहब से भी गुफ्तगू कर रही थी। तो मेरा बार बार सवाल ये था कि अब पूरी दुनिया का मीडिया यही सवाल उठा रहा है, और ये बहुत बड़ा आपका पॉइंट है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, इसके ऊपर मतलब है कि इजराइल जैसा मुल्क अपने गार्ड्स को नीचे करे। जहां पे मैं आपकी तरफ आऊंगी, नसरुल्लाह मलिक साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नसरुल्लाह मलिक साहब? बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं आपकी एक्सपर्टीज इस पे लेना चाहूंगी इससे पहले कि हम पाकिस्तानी सियासत की तरफ आए, क्योंकि वहां भी कुछ कैंपेन्स और जलसों का आगाज हो चुका है। मुझे ये बताइएगा कि देखें शरियार का पॉइंट ये बड़ा वैलिड था, और पूरी दुनिया आज ये एक सवाल उठा रही है कि इनिशियली जो शॉक एंड ऑ हुआ, तो उससे जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इजराइल के लिए एक सिंपैथी का वेव क्रिएट हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, ये एक फैक्ट है, और हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अपनी आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि जी नहीं हुआ। ही इज वेरी राइटली पॉइंटेड दिस आउट। लेकिन इतना बड़ा देखे ना, जो कुछ उनके पास था वो किस तरह बाड़ों को तोड़कर, और जो इजराइल पैलेस्टीन की इस खत्ते की सियासत को समझता है, इसको फॉलो कर रहा है, इसमें लिखता पढ़ता है, उसको पता है कि इस बाड़ को या इस जगह को क्रॉस करने के लिए मीलों दूर से सिक्योरिटी का एक अमल शुरू हो जाता है इजराइल की तरफ से। तो ये हो नहीं सकता कि उन्होंने अपने गार्ड्स लोअर कर दिए हो। पहले यूएन में तकरीर, फिर कुछ ममालिक को अपने साथ मिलाना, कुछ के साथ बैकग्राउंड डिप्लोमेटिक ताल्लुकात करना, और फिर ये इतना बड़ा कदम। आपकी एक्सपर्ट राय? शुक्रिया यास्मीन। मैं समझता हूँ कि जो शहरयार साहब को भी मैं सुन रहा था, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इजराइल के हवाले से हम ये समझते हैं, और वो इस बात का दावेदार भी हमेशा से रहा है कि जो दिफाई निज़ाम उनका है, डिफेंस ख़ास तौर पे मिसाइल के हवाले से, वो दुनिया में उसको सबसे बेहतरीन निज़ाम तस्वर किया जाता है। फिर इसराइल इस हवाले से भी दावेदार है कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क उनका है वो भी बड़ा दुनिया में बेहतरीन नेटवर्क है, और इस किस्म के अगर कोई हमले का उन्हें पता चलाना हो तो उससे उन्हें वक्त से पहले उसको आगाही हासिल कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल
इस पर कोई रिस्पांस ना करना और फिर ये हमले हो जाना और उसके बाद पूरा एक एग्रेशन दिखाना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि जो शहरयार साहब बात कर रहे हैं, इस शक व शुबे का इजहार किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि ये इतने रॉकेट्स फायर भी किए गए, ये हमला हुआ, फिर उसके जवाब में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई और इजराइल जो है वो अपने लिए हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर अटैक किया गया है। ये बात दुरुस्त है कि फ़लस्तीनियों के हवाले से पाकिस्तानी कौम हो या दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान हो, उनके यहाँ एक ख़ास मोहब्बत, एक ख़ास उनके साथ वाबस्तगी पाई जाती है। उसके बाद प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लोगों ने इज़हार यकजहती भी किया है और आप और मैं, हम सब इस बात के बिलीवर हैं कि जो भी ऑक्यूपाइड एरिया है उसको आज़ाद होना चाहिए और उनको फ़लस्तीनियों को ज़िंदा रहने का हक़ मिलना चाहिए और उनकी जिन जगहों पे कब्ज़े किए गए हैं उन कब्ज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर आप देखें कि जो वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक वक्त में वो बड़ा खुलकर ये बात कहा करते थे कि हिंदुस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा कि क्योंकि अगर इजराइल ने उनकी जगहों पे कब्ज़ा किया है तो हम उस कब्ज़े के ख़ात्मे तक फ़लस्तीनियों की हमायत करेंगे। अलबत्ता नरेंद्र मोदी का आज का जो स्टेटमेंट है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल। राना एहसान साहब, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगी। राना एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि सियासी तौर पर आप लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं, आज जलसा भी हुआ है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि तमाम गेस्ट इस पे कमेंट कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आपका भी मौक़िफ़ लूं। मुझे ये बताइएगा कि आप इस डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं। देखिए, खाली इजरायली इंटेलिजेंस नहीं है इस वक्त, मिडल ईस्ट में जो हालात हैं उसमें पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, तो इसका मतलब है कि ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज फेलियर हुआ है पूरी दुनिया का। अच्छा, घुस गए, अटैक किया, मारा, उसके बाद यरगमाल किया और ले गए ना सिर्फ फौजी अफसरान को बल्कि बहुत सारे सिविलियंस को। अब कितने लोग यरगमाल हैं इसका हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी, डेवलपिंग स्टोरी हमें पता चलेगी। जी देखिए, सबसे पहले तो हमास ने इसको ओन किया है, इसको डिनाई नहीं किया। इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ये आज चीज़ साबित हो गई कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसका फेलियर है। जो सुपर पावर्स हैं दुनिया की, जिसमें अमेरिका है और बड़े ममालिक हैं, उनका भी फेलियर है कि वो एक इंटरनेशनल मसले को हल नहीं कर सके। और जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं, जो ज़मीनी एनेक्सेशन है, जो ज़्यादतियाँ फ़लस्तीनियों के साथ होती रही हैं, वो जारी हैं और ये उसका एक रिएक्शन है। रिएक्शन को ऑब्वियसली सिविलियन डेथ्स को जो भी अगर हो तो उसको कोई भी ठीक नहीं कह सकता, लेकिन ये जो मसला है इसको दुनिया हल नहीं कर सकी, यूनाइटेड नेशंस हल नहीं कर सका, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके सोल्यूशन पे नहीं आई और जो एक कम्युनिटी है फ़लस्तीनियों की, उनके साथ जो ज्यादती है वो जारी है। तो मैं समझता हूँ कि आगे पहले तो हम कंडेम करते हैं कि किसी किस्म की सिविलियन जो है कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, दोनों साइडों पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंडेमेबल चीज़ है वो ये है कि फ़लस्तीनियों का हक उनको नहीं हम दिला सके और उनका हक उनको मिलना चाहिए है, तो फिर ये कोई पीसफुल सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। बाकी ये जो झगड़े हैं, इससे अगर नुकसान होगा तो एक ही फ़लस्तीनी साइड पे भी सिविलियंस ही सफ़र करेंगे और दूसरी साइड पे सिविलियंस भी सफ़र करेंगे। जो एजेंडा पे हैं अपने इजरायली जो फोर्सेस हैं, वो इसका बदकिस्मती से मुझे लगता है हमेशा की तरह चीज़ों को मनूवर करके अपनी तरफ सिंपैथी गेन करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। असल जो विक्टिम्स हैं वो फ़लस्तीनी। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब। आई थिंक हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है। इससे पहले कि मैं एक ब्रेक लूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरयार महर की तरफ जाऊंगी और शहरयार से कमेंट लेने के बाद सियासी पॉलिटिकल सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। जाहिर सी बात है, जलसे शुरू हो चुके हैं और उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल बयानात भी आ रहे हैं। शहरयार, सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी में तो ये बात होगी ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी भी शक है। वो कह रहे हैं अगर जनवरी में इंतखाबात नहीं होंगे तो हम सड़कों पर होंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर, उनकी सियासत पर तनकीद, और आज जो फॉर्मर गवर्नर है जुबैर साहब, उन्होंने भी बड़ी बात की है।
मैंने कल भी अपने शो में ये कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब का ये इंडिकेट करना कि शायद अभी इलेक्शंस के लिए माहौल साजगार नहीं है कंप्लीटली, इसके ऊपर भी आप लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। क्यों आपको लग रहा है कि इलेक्शंस जनवरी में नहीं होंगे? अब तो हल्का बंदियां वगैरह, सियासी चहल पहल, जलसे सब शुरू हो चुके हैं। देखें, इसकी दो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इलेक्शंस वक्त पे होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन फ़ौरन फिल फॉर डेट दे, और उन्होंने टाइम फ्रेम भी वही बताया था कि 3 महीने के अंदर जैसे टेन्योर पूरा हुआ है और इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद फिर काफ़ी सारे उस पर डिस्कशंस हुई, चीज़ें आई। फिर उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने, को चेयरमैन साहब ने एक स्टेटमेंट उस पर दी कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत जैसे सेंसस हमारे ड्यू थे, पिछली गवर्नमेंट ने ही एग्री किया था कि अगली इलेक्शन बिफोर द न्यू सेंसस नहीं कराएंगे, और उसमें सब पार्टियों ने मुतफ़िका तौर पे ये डिसीजन लिया था, तो उन्होंने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि अगर ज़रूरत है सेंसस करने की, नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी क्लियर कि सेंसस होगा तो उसके बाद डिलिमिटेशन भी होगी, तो डिलिमिटेशन भी हो रही है। तो अगर ये प्रोसेस में 2-3 महीने और हो जाते हैं तो देयर इज़ नो हार्म इन इट, वो हो सकता है। लेकिन एक टाइम फ्रेम फिक्स देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी की लहर चल रही है मुल्क में इस वक्त। जनवरी ज़रूर कहा गया है कि जनवरी में इलेक्शंस कराए जाएंगे, और लग भी रहा है कि जनवरी में हो जाएंगे, लेकिन फिर डेट फिक्स ना करना, तो फिर एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी सी फीलिंग आती है कि क्यों नहीं डेट दे रही इलेक्शन कमीशन। अगर डेट भी आ जाए, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि डेट के हवाले से एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई इस इलेक्शंस होंगे, इस तारीख पर सेंसस खत्म हो जाएगा, डिलिमिटेशंस हो जाएंगी, सब मामला तैयार हो जाएंगे। जब आप कोई फिक्स डेट नहीं देते तो उसके साथ साथ कुछ जगह फिर आपको ये फील होता है कि शायद कुछ मशकूक चीजें हो रही हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? ब्रेक ले लेते हैं और फिर पाकिस्तान की बदलती हुई मिनट की सियासी सूरत हाल राइट आफ्टर दिस ब्रेक। और पाकिस्तान की सियासती सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज भी दूं कि अभी अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने ट्विटर पर यह पैगाम दिया कि इजरायली सदर को उन्होंने टेलीफोन किया और अपनी यकजहती और उसके साथ साथ वहां पर होने वाले अटैक पर भरपूर मजम्मत और उनके साथ खड़े रहने की इंडिकेशन की। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस वक्त इजरायली वजीर आजम और सदर अमेरिका के सदर जो बाइडेन की आपस में टेलीफोनिक रब्ता। बहरहाल ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी आपको बताते रहेंगे। और इस वक्त नसरुल्लाह मलिक साहब पाकिस्तानी सियासत की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारा जो मुल्क है उसमें क्या हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो और मतलब जाहिर है वर्ल्ड अफेयर्स का इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान पर, लेकिन आज जो जलसे जुलूस भी शुरू हो गए हैं, आगाज भी हो गया है। मैं चाहती हूँ 2 चीजों पे क्विकली आप अपना मौकिफ दे दें। एक, ये पीपल्स पार्टी के बयान की तरफ जरा आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। एक तो सड़कों पे आने वाली बात की उन्होंने, चले ये प्रेशर डेवलप हो रहा होगा। सेकंड, आपने देखा होगा कि उन्होंने ये कहा कि 9 मई के हमलों के हवाले से अगर एहतसाब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है कि किसने क्या किया, तो तहरीके इंसाफ से बात हो सकती है। उसके साथ साथ यही बात फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो हमारे मिनिस्टर है सोलंकी साहब, उनकी तरफ से भी आज तहरीके इंसाफ के हवाले से एक बयान। उन्होंने कहा जी केयर टेकर जिम्मेदारी है ही नहीं इलेक्शन का टाइम सेट करना या उसका जवाब देना। ना मियां साहब हमसे पूछ के गए थे, ना हमसे अब वापस पूछ कर आ रहे हैं। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या देख रहे हैं तहरीके इंसाफ का इलेक्शंस में? क्या वो होंगे मौजूद, और अगर होंगे तो किस बैनर के नीचे, किस चेयरपर्सन के नीचे? देखिए जैस्मीन, मैं समझता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी और PMLN की सियासत को बखूबी समझती हैं, और आपके इल्म में ये सारी चीज़ें कि जिस तरीके से ये PDM का इत्तेहाद बना, फिर ये हुकूमत ख़त्म हुई। अब पीपल्स पार्टी ये फील कर रही है, ये जो इलेक्शन की बात करते हैं जी, तारीख नहीं दी गई, तारीख 28 जनवरी मौजूद है, तारीख भी सामने आ जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की फीलिंग्स ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट कर रही है। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कभी ना कभी गिले शिकवे नज़र आते हैं, और वो PTI की तरफ भी थोड़ा सा हल्का सा टिल्ड देते हुए नज़र आते हैं, ताकि पंजाब के अंदर PTI जो है उसको मैदान में होना चाहिए, और वो मैदान में अगर होगी तो उसका नुकसान अल्टीमेटली PMLN को होगा।
अलबत्ता साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ये बात भी कह देती है कि जो 9 मई के हवाले से लोग हैं वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर इमरान खान साहब और पीटीआई की लीडरशिप अगर जेलों में होती है, डिस्क्वालीफाई होती है, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज के लिए मैदान काफ़ी हद तक खुला है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल ये बात ठीक है, मैदान खुला होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान भी अब ये बात कह रहे हैं कि मेरा मुखालफ जेल में हो और मैं जलसे कर रहा हूँ, मुझे मुनासिब नहीं लगता। लेकिन मौलाना फजल रहमान भी चाहते हैं इमरान खान सब डिस्क्वालीफाई हों। पीटीआई जो है उसके लिए पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, JUI हो, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब समेत जो उनकी लीडरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो, वो मैदान में ना हो, वो इंतखाबी मुहिम ना चला सकें। बाकी बैसियत जमात PTI इलेक्शन के अंदर शिरकत करे ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बन सके, ताकि इलेक्शन के नताइज को के ऊपर इतने ज़्यादा एतराज़ात ना उठ सकें और PTI भी पार्लियामेंट के अंदर आ। अब पीपल्स पार्टी समझती है कि उसको अक्सरियत मिले और वो लीडिंग पोजीशन में आए, PMLN ये समझती है कि वो लीडिंग पोजीशन में आए, लेकिन PTI को असम्बली के अंदर दोनों जमातें बल्कि सारी PDM की जमातें देखना चाहती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है नसरुल्लाह मलिक साहब, और ये बड़ी अजीब, पाकिस्तान की सियासत का तो खैर कभी से सरपाव नहीं था और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। चले इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी की हम बात करते हैं। मैं जरा राना एहसान साहब की तरफ जाती हूँ, उनका इस पे सियासी कमेंट ले लूं, क्योंकि आज मरीम नवाज साहिबा ने एक बड़ा भरपूर जलसा किया और उसमें काफी आवाम की शिरकत भी थी और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि 21 अक्टूबर आज ही है। बहरहाल राना एहसान साहब, मैं वापस आऊंगी, फिर इस पे थोड़ी सियासी गुफ्तगू हम करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनकी अहमियत उनकी जमात की क्या खत्म हो जाती है, क्योंकि आप लोग ये चीज एग्जैक्टली थोड़ी सी चले सिमिलर नहीं होगी, लेकिन ऑलमोस्ट ये 9 मई के वाकये को अगर साइड पे रख दें तो ये सारा प्रोसेस PMLN भुगत चुकी है। ये सियासी बंदिशें, ये कैदे, सोबतें, मीडिया से ब्लैकआउट, नाम ना लेना, बाइकआउट होना, डिस्क्वालीफाई होना, मुल्क बदर होना, और एक दफा नहीं काफी दफा जो आप तहरीक इंसाफ भुगत रही है। आप सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? वक्त पर इलेक्शंस देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तनकीद बिला वजह देख रहे हैं, और तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन देख रहे हैं? डिस्क्वालीफाई होगी और उसके बाद भी उनका कोई वजूद होगा पंजाब में या नहीं? राना एहसान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अमेरिका के जो डीलिमिटेशन का जो टाइम मुकम्मल होने का है वो 30 नवंबर है। अगर 30 नवंबर के पहले 3-4 दिनों के बाद दिसंबर का पहले हफ्ते में इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती तो फिर ये बिल्कुल फिक्र की वजह है। और ये जो टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास 30 नवंबर का डीलिमिटेशन तक का यही टाइम है कि अब वो इलेक्शन की डेट ना अनाउंस करे। असूली तौर पे तो अगर कर दे तो ये अभाम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पास ये इतना टाइम मौजूद है। अगर 30 नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर चंद दिनों के अंदर डेट नहीं अनाउंस होती इलेक्शन की तो फिर ये बिल्कुल फिक्र करने की बात है, क्योंकि इलेक्शन विद इन 60 डेज जो है वो आफ्टर 30 नवंबर होना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ बड़ी क्लैरिटी है हमें। उससे पहले आप तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर लें, लेकिन आईनी तौर पे एक उनके पास टाइम फ्रेम है, वो अगर नहीं भी करते तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ। बाकी देखें, जो बात आ गई कोई बंदिश हो लोगों की, आपने हमारा जिक्र किया 2018 का। देखिए तब पनामा से इकामा निकाला गया, टारगेटिंग की गई, वो नहीं होनी चाहिए। आज वो चीज़ अगर हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 9 मई के हवाले से कुछ लोग गिल्टी हैं और वो एविडेंस के साथ प्रूव हो जाता चाहिए तो फिर प्रूव हो जाता है तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उनको जो है वो गिल्टी हो और आप उनको कहें कि आप इलेक्शन लड़ें। तो कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, किसी के ऊपर ना एक बूंद ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो बेगुनाह है, और अगर वो गुनहगार है तो एक बूंद कम जो है उसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, कोई अगर फिर मैदान में है तो वेल एंड गुड, अगर कोई मैदान में नहीं है तो तब भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कानून जो है वो अपहेल्ड किया जा रहा है। तो ये हमारा मौक़िफ़ है। इसके साथ बिल्कुल कोई जमात जो है उसकी टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई सियासी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि इसको हमने मुकाबले से निकालना है या नहीं निकालना। अगर किसी ने कानून तोड़ा है उसके मुताबिक उसको सजा होनी चाहिए। तो ये हमारा मौक़िफ़ है।
अच्छा राना एहसान साहब, एक छोटी सी बात ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो आजकल आप लोग बयान दे रहे हैं, सियासी बयान आते हैं, जाहिर है अपना अपना मौक़िफ़ है, इलेक्शंस में जाना है, आप लोगों ने अपने वोटर्स मोबिलाइज करने हैं, लेकिन ये भी हिस्ट्री जानती है कि पीपल्स पार्टी का वोटर कभी आपको और आपका वोटर कभी शायद इनको अनलेस एंड अनटिल मंशूर इतना अट्रैक्टिव और डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट इतने अच्छे और कारकर्दगी इतनी अच्छी हो जो कि 16 महीने में पिछले पीडीएम की गवर्नमेंट की माजरत के साथ बिल्कुल ही बुरी थी, तो मतलब है उस पर कन्विंसिंग एक जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। आपका वोटर तो इंटैक्ट है, इनका अपना वोटर इंटैक्ट है, लेकिन ये क्या बयान होगा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहां आकर कहें कि हम बना देंगे पंजाब को, मतलब है लासानियत पे अब गुफ्तगू होगी, हम लाहौर को कराची बना देंगे तो उनको कोई वोट नहीं देगा, और हम अगर कराची को लाहौर बना दें तो हम अपना पूरा कराची में अपना वोट बैंक जो है वो मुतहरिक कर देंगे। मतलब ये क्या मतलब इतनी हम पेटी पॉलिटिक्स पे आ गए हैं कि हम लासानियत पे गुफ्तगू करेंगे, महदूद कर देंगे सियासी पार्टीज को शहरों तक और पंजाब सिंध डिवीजन में। नहीं, मेरे ख्याल से पीएमएलएन की तो ये स्ट्रैटेजी नहीं है। हम तो जो हमारा नैरेटिव है वो कौमी नैरेटिव है। हम तो समझते हैं कि इस मुल्क की तरक्की जो है वो इसी चीज़ के अंदर है कि हमें मिलके चलना है। जो भी पार्टीज जो हैं वोट लेके आती हैं अपनी, अगर कोई मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, अगर कोई ऑपोजिशन में भी है, तो आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। और हम तो पेटी पॉलिटिक्स के अंदर देखें, ये जो 90 दिन के अंदर और कोई जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो, हम तो इस गुफ्तगू में नहीं पड़े। ये तो अगर अटैक हुआ है तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ हमारे ऊपर हमलावर होते रहे कि शायद हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही और हमें कोई फेवर हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है। और जहाँ तक बात यह है कि हम तो कराची के अंदर भी अपनी पार्टी को, जमात को मुतहरिक कर रहे हैं, सिंध में भी कर रहे हैं, केपीके में भी कर रहे हैं, तो हम तो समझते हैं हमने इस इलेक्शन के अंदर जहां हमें किसी के साथ अलायंस करनी हुई हम वो भी करेंगे, लेकिन हमने मैक्सिमाइज करना है अपने रिजल्ट को इन द कमिंग इलेक्शन। ओके शहरयार मेहर साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, मुझे ये बताइएगा कि आज ये मोहम्मद जुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर हैं, उनके मैंने ये गुफ्तगू सुनी कराची और लाहौर के हवाले से। चलिए सियासी गुफ्तगू हो सकती है ये, इस पर राना एहसान साहब ने अपना बड़ा मौक़िफ़ दिया, लेकिन अब भी आपको ये लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, आपको दीवार से लगाया जा रहा है, या जिस किस्म की स्पेस आप चाहते हैं आपको कंटेन किया जा रहा है, या कि आपको लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या किसी और तरफ से पीएमएलएन को ज्यादा फेवर किया जा रहा है, या नवाज शरीफ के वापस आने की जो इंडिकेशन है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उस चीज पर पीपल्स पार्टी परेशान है? क्या सिचुएशन है, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग सियासी तौर पर? देखें, 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो सबसे पहले मियां साहब की वापसी पे तो पार्टी लीडरशिप ने भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि वो उनको वेलकम करते हैं, एक बड़ी पार्टी के सदर हैं और उनका पाकिस्तान में होना ऐसे हालात में एक खुशाइन बात है, ताकि ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हों अपने मुल्क में और अपनी पॉलिटिक्स कर सकें। हैविंग सेड दैट, ये जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी को एक फीलिंग है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और थोड़ा पहले ये भी कहा गया इस प्रोग्राम में कि एक शक शुबा है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद मुस्लिम लीग नवाज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये शायद इसकी बेसिस ये है कि इससे पहले किसी दौर में कोई शायद कमिटमेंट्स हुई हों। जब पीटीआई की गवर्नमेंट यहाँ से गई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई, आई एम श्योर वहाँ पे कोई प्लानिंग्स हुई होंगी, कोई कमिटमेंट्स हुई होंगी आपस में, जिनका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं एक अजम्पशन पे बेस करके ये कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टीज़ का जब एक ही मौक़िफ़ हुआ तो आई एम श्योर कोई कमिटमेंट्स हुई होंगी। पीपल्स पार्टी को शायद ये ज़रूर हमारी पार्टी को फील हुआ हो कि वो कमिटमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो रही, जिस वजह से हमारी लीडरशिप ने ये बयान दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बाकी जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात है तो मैं समझता हूँ कि हम ऑन ग्राउंड सिंध में बैठे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फ़ौज का कोई ऐसा रोल या इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो किसी एक्स को या वाई को या जेड को सपोर्ट कर रही हो। जो उन्होंने पहले दिन मौक़िफ़ रखा था कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं और न्यूट्रलिटी की बेसिस पे चाहते हैं, मेरे ख़्याल से इस वक्त तक तो सिंध में वही एटीट्यूड चल रहा है। और जैसे ये आगे चलेंगी चीज़ें तो मैं समझता हूँ ये मज़ीद और क्लैरिफाई हो जाएगा। तीसरी बात, जब भी इलेक्शन करीब होता है तो ये एक पॉलिटिकल वे है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अचीवमेंट दिखाती हैं और दूसरी जो अपने अपोनेंट्स हैं
उनकी जो नेगेटिविटी है वो भी दिखाई जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसको मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी या कोई लीडरशिप दिल पे ना ले कि ये कोई जिंदगी मौत का सवाल है। नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और अपनी अपोनेंट की जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ज़रूर दिखाएंगे। दिस इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और इलेक्शन से पहले आपने वोट लेना है तो आपने तो ये चीज़ें बतानी है। तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा पोर्ट्रे ज़्यादा किया गया है, इतना बड़ा इशू है नहीं इस वक्त, और स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन अपने टाइम पे चीज़ें कर रहा है, जो कही गई थी। आपकी प्रिलिमिनरी डिलिमिटेशंस हो गई हैं, आपके पास महीने का टाइम है, अभी आप ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे 27 अक्टूबर तक, उसके बाद फिर पूरा महीना आपको दिया गया है चीज़ें सुनने के लिए। 30 नवंबर के बाद अगर डेट अनाउंस होती है तो यू वुड हैव हार्डली अ गैप ऑफ 2 months। ठीक है, 2 महीने बहुत है वर्क के लिए, मौसम भी अच्छा है, एंड आई थिंक पीपल्स पार्टी सपोर्ट्स दिस डिसीजन कि आप जनवरी में इलेक्शन कराएं बेशक। ओके नसरुल्लाह मलिक साहब, ये बड़ी बहुत ही क्लैरिटी से आई थिंक शहरयार ने अपना मौक़िफ़ भी दिया, एंड आई थिंक जिन कमिटमेंट्स की ये बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा आई थिंक कुछ हफ्ते पहले ही आपका भी तज्जिया मैंने लिया था, मैं और आप मतलब आप एज अ गेस्ट यू वर पार्टिसिपेटिंग इन माय शो। उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि जो कमिटमेंट्स की ये बात कर रहे हैं, जो इनके दिल में गिले शिकवे हैं, असल में वो कहानी है कि जो तहरीके इंसाफ के लोग छोड़ के जाएंगे, जो कि अब जहांगीर तरीन खान साहब का एक ग्रुप बन गया है, उसका क्या फ्यूचर होगा। और उसके साथ साथ वो जो सदन पंजाब से या कुछ लोग जो छोड़ के गए थे, और ये मेरे प्रोग्राम में वो कह भी चुके हैं कि ये था कमिटमेंट की कि इन लोगों को शायद पीपल्स पार्टी में इनकी शमूलियत होगी। ये कमिटमेंट्स थी जो फुलफिल नहीं हो रही या नहीं की गई। मैं समझता हूँ पहली बात तो ये कि पंजाब के निगरान सेटअप में ख़ास तौर पे उसके बाद कुछ जो तबादले हुए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई, उस पर भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को एतराज़ था। फिर अगर आप जो भी पंजाब की बात करें तो वहाँ डेवलपमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे जिस सैलाब मुतासर इलाकों की बात पीपल्स पार्टी हमेशा से करती आई है, वहाँ डेवलपमेंट के हवाले से भी पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड उतनी नहीं थी जितनी पीपल्स पार्टी तवक्को रख रही थी, ना उनके उम्मीदवार वहाँ पे ऑन बोर्ड थे। इसका गिला जो है वो पंजाब के वज़ीर आला से भी किया गया। फिर वफाक की सतह पे भी जब वफाक में निगरान हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी ने इस बात पे एतराज़ किया कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसको चलाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज से वाबस्ता वो सरकारी अफसरान अहम किरदार अदा कर रहे हैं जो पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज के साथ काम करते रहे। तो गोया जो निगरान वफाकी हुकूमत है वहाँ भी कंट्रोल मुस्लिम लीग नवाज का है। ये गिले शिकवे अपनी जगह पे मौजूद रहे हैं। मैं शहरयार साहब की बात को बड़ा अच्छा समझता हूँ। अगर वो ये समझते हैं कि उनके गिले शिकवे इस हद तक नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे ज़राए के मुताबिक, देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ अपनी पार्टी के इंतज़ामी अमूर चलाएँ, अवाम को अपने फैसले खुद करने दें। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये था कि अगर आप किसी और रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं, कहीं से सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो वो ना हो, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट या क्रॉस दी बोर्ड तमाम सियासी जमातें जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट ऐलान कर चुकी है कि वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल ही होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी गिले शिकवे करती रहती है। अच्छी बात है अगर उनका अजाला हो गया है तो अच्छी, ये इससे जमहूरियत को फ़ायदा होगा और आने वाले इंतखाबात के नताइज के ऊपर भी कम से कम पार्टियों के माबैन इतनी लड़ाई नहीं होगी। इससे पहले कि मैं राना एहसान साहब की तरफ जाऊं, मैं ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि चले अगर 9 मई के हवाले से चार्ज फ्रेम हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, अब आप देखें ना, ये तो चाहने ना चाहने का सवाल तो एक अलग है, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेंगे ना, कानून को ये प्रूव करना पड़ेगा, उसके साथ साथ सारे के सारे एविडेंसेस रखने पड़ेंगे, उसके बाद कानून फैसला करेगा। ये नहीं हो सकता कि किसी की ख्वाहिश हो और उन मतलब सियासी ख्वाहिशात हों कि जी मैदान बिल्कुल ही खाली मिले ताकि उसको मैदान को मार लिया जाए, और तहरीके इंसाफ की लोअर या मिडिल टीयरशिप खाली मौजूद हो और कोई सरबराह ना हो तो वोट बैंक तितर बितर हो सकता है। अब ख्वाहिशात को अलग रखते हुए कानून का रास्ता इख्तियार करते हुए चले, अगर आप ये बताएं कि अगर वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ और कुछ सीनियर लोग डिस्क्वालीफाई हो भी जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि पार्टी का वजूद ही नहीं रहेगा? अगर सब ये चाहते हैं कि तहरीके इंसाफ पार्लियामेंट में भी मौजूद रहे ताकि कुछ इलेक्शंस न्यूट्रल लगे, तो फिर उनके लिए तो 2-3 सिंपैथी वोट्स भी बहुत हैं और उसके साथ उनका आई थिंक वोट बैंक तो इंटैक्ट ही होगा। देखिए देही इलाकों में पीटीआई के पास जो है वो कैंडिडेट्स की कमी होगी। इमरान खान साहब अगर मौजूद ना हुए
तो बड़े शहरों के अंदर भी जो इंतखाबी मुहिम है वो चलाने के लिए कोई ऐसी भारी शख्सियत मौजूद नहीं है। तो PTI को दोनों जगहों पे नुकसान होगा, अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ के अंदर भी। और फिर जितने उनके इलेक्टेबल्स थे ऑलरेडी वो छोड़ के या इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं या मुस्लिम लीग नून में वापस पलट जाएंगे। तो PTI को मैं समझता हूँ ख़ासतौर पर अगर पंजाब में देखा जाए तो एक बड़ा धचका लगेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि PTI पार्लियामेंट के अंदर पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में मौजूद तो होगी, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होगी कि वो हुकूमत साजी में कोई अहम किरदार अदा कर सके। राना एहसान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना और रैप अप कर दीजिए। क्या आपको ये आप लोग ये चाहते हैं या आपकी ये ख्वाहिश है कि आपको मतलब है आपको एक तरफ से सपोर्ट दी जाए? और पहले भी हमेशा ये कहा जाता था कि हमेशा अमूमन एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से, उनकी सपोर्ट से आप वोट ले लेते हैं, अपना वोट बैंक आपका इंटैक्ट है, आप वोट ले लेते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं और फिर किसी ना किसी तरह आपका ये पेज फट जाता है। इस दफा भी पहले ये कहा गया कि शायद तनकीदी बयान दिए जाएंगे, लेकिन अब आप लोगों ने ये फैसला किया है कि मियां साहब आने के बाद कोई तनकीदी बयान नहीं देंगे, बल्कि जल्द से जुलूस करेंगे और अपनी सियासत करेंगे। ये पीपल्स पार्टी का शक ठीक है कि आप एक्स्ट्रा माइलेज चाहते हैं किसी कुवत से पाकिस्तान में? देखें, हम तो विक्टिम्स रहे हैं 2018 के तजुर्बे का। मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था, डायरेक्शन भी ठीक थी, लेकिन मुल्क की मईशत का भी तहस नहस कर दिया और मुल्क की डायरेक्शन का भी जो है तहस नहस कर दिया। तो आज हम तो यही चाहेंगे कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, किसी को ना फेवर मिले, किसी के साथ ना ज्यादती हो और इसके मुताबिक चले। ये बड़ा ज़रूरी है कि क्रेडिबल इलेक्शंस हो ताकि आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो हमारी तो बिल्कुल डिमांड नहीं है। तो नहीं, एक सेकंड रुक जाएगा इस पे आप कर, लेकिन आपकी डिमांड नहीं है, लेकिन PTI तो कह रही है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें बल्कि प्रोसेस से हमें दीवार से लगाया नहीं जा रहा, बल्कि वो जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना, हमें उनको दीवार में चुन दिया गया। नहीं, देखें, बात यह है कि 9 मई का वाकया जो है वो कोई मजाक नहीं है या कोई ख्वाब नहीं है, वो हकीकत है और उसके पीछे जो है एक कार्रवाई है, प्लानिंग है। उसके अलावा भी दीगर मामला जो फेस कर रही है, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, वो भी किसी का फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। इस मुल्क के साथ उस बयानिया बनाया गया, नफरत के बीज बोए गए, जिसकी वजह से 9 मई हुआ। तो बहुत संगीन चार्जेस हैं। मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये संगीन जितने भी चार्जेस हैं, लेकिन सजा कानून के मुताबिक शवाहिद के ऊपर बेस करके मिलनी चाहिए और अगर वो नहीं है कोई इन्वॉल्व तो उसके लिए मैदान खुला होना चाहिए। तो यही हमारा मौक़िफ़ है और बात ये कि अगर PTI ने ये सब कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? किसी ने तो किया है। तो ये जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और एक्स्ट्रा माइलेज की कोई ख्वाहिश आप नहीं रखते, जो पीपल्स पार्टी फील कर। लास्ट कमेंट्स 30 सेकंड्स टू रैप अप कि ये समझ रहे हैं कि आप एक तीसरी कुव्वत के जी नहीं, जो पीपल्स पार्टी समझ रही है, अब अगर कोई वजीर प्राइवेटाइजेशन की वजारत है उसके पास और वो ब्यूरोक्रेट है साहब का, तो वो प्राइवेटाइजेशन का वजीर क्या करेगा इलेक्शन के अंदर? अगर कोई एडवाइजरी रोल के अंदर है, उसके पास वजारत भी नहीं है, तो वो क्या करेगा इलेक्शन के अंदर? तो ये तासर देना कि चंद ब्यूरोक्रेट्स जो कि जब इनकी हुकूमत थी तब भी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे थे, अगर आज वो केयर टेकर सेटअप में हैं या नहीं है, उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको रिमूव कर दें, आप जाएं ECP के पास, आप जाएं अदालतों का दरवाजा खटकाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोगेटिव केयर टेकर सेटअप का है। लेकिन जो एडवाइजरी रोल के अंदर बैठा है और जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर बैठा है, वो इलेक्शन को कैसे मुतासिर करेगा? तो ये इस तरह के बयानिए बनाना, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। पुराने वो जो 90% लग चुके थे फंड्स, वो मुकम्मल हुए। अब इसके अलावा डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं पंजाब में। कोई पोस्टिंग ट्रांसफर हमारी मर्जी से नहीं हो रही। तो ये बयानिए या ये इल्जामात मैं समझता हूँ इसकी बेसिस पे कहना कि कोई हमें फेवर मिल रहा है, कोई माइलेज मिल रही है, मैं तो उसको डिनाई करूंगा, मुस्तरद डिनाई करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम गेस्ट का। नाज़रीन, आप लोगों ने आज देखा, हमने जो उसके ऊपर आप फीडबैक दे सकते हैं ऑन माई ट्विटर, कीप ट्यून्ड टू बोल्ड न्यूज, ताकि वर्ल्ड और पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स आपको पता चलती रहे। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।